हेलो फ्रेंड्स। सेल बेसिक्स के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग सेलुलर ट्रांसपोर्ट देखते हैं। सेलुलर ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात करें तो हम लोग सबसे पहले पैसिव और एक्टिव, ये दो बेसिक होते हैं। तो सेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है और यह सेमी परमिएबल होता है। किसके लिए? तो मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो सेलुलर ट्रांसपोर्ट में बेसिक मैकेनिज्म पैसिव और एक्टिव। पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है? तो पैसिव होता है नो एटीपी रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर्ड, इस प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें दो बेसिक होते हैं, एक डिफ्यूजन और दूसरा जो है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो बेसिक पैसिव सेलुलर ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म है। डिफ्यूजन की जहां तक बात करें, इसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं होती है और ये एक मेम्ब्रेन के अलोंग होता है और साथ ही यह जो है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। तो अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस की बात करें तो डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो एरिया का। अगर सेलुलर मेम्ब्रेन की एरिया ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा है, यानी अगर लिपिड की सॉल्युबिलिटी या लिपिड में जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल है अगर वो है तो डिफ्यूजन वो फास्ट होगा। साथ ही कंसंट्रेशन की जो ग्रेडियंट होती है जितनी ज़्यादा होगी उतनी डिफ्यूजन फास्ट होगी। और साइज और थिकनेस, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये दो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर साइज मॉलिक्यूलर साइज अगर बड़ी होगी तो वो डिफ्यूजन की रेट स्लो हो जाएगी और मेम्ब्रेन ज़्यादा थिक होगा तो वो वहाँ भी जो है वो डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। इसमें बेसिक है सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? तो सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो नो कैरियर मॉलिक्यूल, इसके लिए क्या होता है कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है और फैसिलिटेटेड के लिए जरूरत पड़ती है। कैरियर मॉलिक्यूल नीडफुल। ठीक है। तो सिंपल में क्या है तो नो कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका बेसिक एग्जांपल है O2 और CO2 एक्सचेंज। O2 और CO2 की एक्सचेंज जहां पर होती है वहां पे कैरियर मॉलिक्यूल की कोई जरूरत नहीं होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। इसका बेसिक एग्जांपल है ग्लूट और एक्वापोरिन। तो ग्लूट क्या है? तो ग्लूट है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और एक्वापोरिन क्या है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट यानी ग्लूट और एक्वापोरिन के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है और यह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है। एक्टिव सेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव सेलुलर ट्रांसपोर्ट को एटीपी की जरूरत पड़ती है और प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव ये दो तरह के होते हैं। प्राइमरी एक्टिव की एग्जांपल की बात करें तो सोडियम पोटेशियम ATPH, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। सेकेंडरी एक्टिव की बात करें तो इसमें बेसिकली तीन मैकेनिज्म होती है, यूनिपोर्ट, सिम पोर्ट और एंटी पोर्ट।
सिम्पोर्ट को को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो यूनिपोर्ट में वन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, सिम्पोर्ट में मोर देन वन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, और एंटीपोर्ट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्टर की बात करें तो इसमें SgLt सोडियम आयोडाइड और सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड तो को ट्रांसपोर्टर की बात करें तो इसमें सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये क्या है, तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, या सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्ट, या सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम आयोडाइड जो है, यह थायराइड ग्लैंड में सोडियम और आयोडीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड जो होता है नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, अब हम लोग बेसिक ट्रांसपोर्ट में दो चीज और आते हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस क्या है और इंडोसाइटोसिस क्या है। एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल। तो अगर यह सेल है या न्यूक्लियस है या कोई मॉलिक्यूल है, इसे यहां से यहां जाना है, तो बाहर जाने के लिए एक्सोसाइटोसिस। और यह सेल है या न्यूक्लियस है या मॉलिक्यूल से इसके अंदर जाना है, तो यह इंडोसाइटोसिस है। तो एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस तो दो बेसिक सेलुलर ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म और है, एक है एक्सोसाइटोसिस और एक है इंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस क्या है और इंडोसाइटोसिस क्या है। तो यह एक सेल है, सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, इससे अगर बाहर जाना है तो यह एक्सोसाइटोसिस से जाएगा, या फिर कोई मॉलिक्यूल बाहर है उसे सेल के अंदर आना है तो वो इंडोसाइटोसिस से होगा। तो एक्सो मतलब आउट, साइटोसिस मतलब सेल, सेल से कोई भी मॉलिक्यूल जो वो आउट जा रहा है वो एक्सोसाइटोसिस, और सेल के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल जिस मैकेनिज्म से आ रहा है वो इंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के लिए क्या मस्ट है, तो सिक्रेटरी वेसाइकल। सिक्रेटरी वेसाइकल, ये सिक्रेटरी वेसाइकल क्या है, मान लीजिए यह एक सेल है और सेल के अंदर यह न्यूक्लियस है और यह मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ बाहर आना है। तो यह जो है सबसे पहले यह एक वेसाइकल है, इसे हम लोग कहते हैं सिक्रेटरी वेसाइकल। यह सिक्रेटरी वेसाइकल मेम्ब्रेन के पास आएगा और मेम्ब्रेन के पास आके यह मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, उसके बाद जो वो अपने कंटेंट को जो भी है उसको रिलीज कर देगा। तो यह एक्सोसाइटोसिस मैकेनिज्म होता है। इसका बेसिक एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो यह एक प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यह एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसको साइनेप्स में जाने के लिए जो है यह सिक्रेटरी वेसाइकल का यूज करके वो न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्स में रिलीज कर देते हैं। तो यह एक्सोसाइटोसिस होता है। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है, मतलब सेल के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल को जाना है तो वो इंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म। इसके 3 बेसिक टाइप होते हैं, फैगोसाइटोसिस, टिनोसाइटोसिस, एक क्लैथरिन मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, क्लेथ्रिन मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को कहते हैं हम लोग सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस को कहते हैं हम लोग सेल ड्रिंकिंग, और एक क्लेथ्रिन मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस होता है। तो यह दो बेसिक सेलुलर ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। एक सेल के अंदर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट होती है और एक मैकेनिज्म से सेल के बाहर मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट होती है।